किसी का बॉयकॉट नहीं किया। समर्थक और सिंपैथाइजर जो लोग हैं वो तो अभी भी मौजूद हैं, वो बुला लेंगे, बिठा लेंगे आपकी जगह पर। अगर वो करेंगे तो उसका भी कोई रास्ता निकाला जाएगा। और अगर चैनल्स उस तरह के करेंगे, मान लीजिए एक एंकर को हमने बॉयकॉट किया है, हम दूसरे को भी गेस्ट नहीं देंगे। फिर अगर वो इस तरह की चीजें करेंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे याद है कि एक न्यूज चैनल का ताल ठोक के शो आता था, 2-2.5 साल तक बैन रहा वो। और ये एंकर्स की लिस्ट देख रहा था, वास्तव में बहुत मेहनत करके किसी ने बनाई है। जरूर इसमें पूरी तरह से रिसर्च की गई है कि कौन कौन किस तरह के शो करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो 2-3 नाम शुरू के हैं, ऐसा लगता था कि बिल्कुल बीजेपी ही इनको तनख्वाह देती है और बीजेपी के लिए ही ये गला फाड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से दोस्तों आप सबको पता कि लगातार पिछले 2 दिनों से टीवी चैनल हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह केवल एक ही बात का चर्चा है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है, उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सफाई देते हुए कल कहा था कि उन्होंने किसी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है, बल्कि उन चैनल के पत्रकारों का बहिष्कार किया है, या ये कहें कि जो लोग नफरत फैला रहे देश में, जो लोग भाजपा आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं, उनके साथ हम शामिल नहीं होंगे और हमने किसी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इन पत्रकारों के समर्थन में आ गए हैं जिनका बहिष्कार किया गया है, तो वहीं पर बहुत सारे लोग इसको लेकर खुश भी है कि चलो नफरत फैलाने वाले और हिंदू मुस्लिम करने वाले पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, तो कम से कम वो अब डिबेट तो नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से आप सबको पता है, सुधीर चौधरी है, अर्नब गोस्वामी है, अमीश देवगन है, अमन चोपड़ा है, चित्रा त्रिपाठी है, इन जैसे पत्रकारों का बहिष्कार किया है, तो इसे लेकर लगातार सुर्खियों में है कांग्रेस पार्टी भी और इंडिया अलायंस भी। अब आपको बता दें कि इसी को लेकर द वायर ने एक इंटरव्यू लिया है कांग्रेस नेता आलोक शर्मा का। आइए देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। कांग्रेस पार्टी के शानदार प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, सबसे पहले तो ये छोटा सा एक नोटिस है, इसको लेकर बेहद इतने सवाल हैं, जितने जवाब नहीं मिले, जितने सवाल खड़े हो गए। पहली बात तो ये है कि ये जो कैटेगरी आपने लोगों की तय की है कि इन लोगों को बॉयकॉट किया जाएगा, ये कैसे बनाई? देखिए, मेरे पास आरफा जी इसके बारे में आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जरूर जो कमेटी है उसने तमाम जो पिछले इतिहास में जिस भी तरह के शोज रहे हैं और तमाम चीजें रही हैं, जिस तरह का आचरण इनका रहा है, जिस तरह के टॉपिक्स इन्होंने लिए हैं और जिस तरह के इन्होंने शोज किए हैं, मुझे लगता है उसी के आधार पर यह निर्णय दिया गया है कि किस तरह से मीडिया के ऊपर एक धब्बा लगाने का काम इन लोगों ने किया। और मुझे लगता है कि कमेटी ने जो भी फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया। सवाल तो ये उठ रहे हैं कि एक लोकतंत्र में आप मीडिया की आवाज को, उसके एक हिस्से को कैसे दबा सकते हैं? क्या ये अलोकतांत्रिक फैसला नहीं है कि इन चुनिंदा लोगों से हम बातचीत नहीं करेंगे, बाकी से हम बात कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया के लिए आज का दिन एक अपने आप में भी बहुत ही चिंतन का दिन है। मीडिया जगत जिसको माना जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये तो चौथे स्तंभ का जिस तरह का आचरण रहा, और उसमें से खास तौर पर कुछ लोगों का मैं कहूंगा वो जरूर प्रश्न चिन्हों के घेरे में आया। और वो आवाज एक बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार आवाज उठाई गई कि आप मीडिया, क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, आप समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और वैसे भी आरपा जी, जितने टीवी चैनल्स हैं, इनके जो लाइसेंसेस दिए जाते हैं उसमें तमाम शर्तें होती हैं। उसमें इस शर्त होती है कि आप अनबायस्ड होकर काम करेंगे, आप देश की विदेश नीति को प्रभावित नहीं करेंगे, देश में आप किसी भी तरह के वैमनस्य को बढ़ावा नहीं देंगे। ये तमाम चीजें हैं। उन चीजों को जब उल्लंघन किया गया, ये मैटर न्यायालय तक गया, कोर्ट ने भी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी को कहा कि भाई इस तरह के डिबेट्स को रोका जाए। हेट स्पीचेस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुमोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। मैं समझता हूं ये तमाम चीजें होने के बाद हमें मजबूरी में इस तरह का कदम, ये इंडिया बॉयकॉट, इंडिया को, गठबंधन को उठाना पड़ा कि हम उन कुछ पत्रकारों को बॉयकॉट करेंगे। शायद वो बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक जो भी हमारा जो धरातल है उसको पूरी तरह से विच्छेदित किया।
आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, हासिल क्या करना चाहता है इंडिया अलायंस? इलेक्शन से जो 6 महीने पहले 9.5 साल आपने बर्दाश्त किया, 6 महीने और बर्दाश्त कर लिया होता, क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर मैं आपसे कुछ बिंदुओं में जानने की कोशिश करूं कि आप जो मीडिया की तस्वीर है, जो लैंडस्केप है, इसे किस तरह से बदलते हुए देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है हमने तो पहले भी लगभग 10 महीने तक हमने पूरे मीडिया का बॉयकॉट किया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन मीडिया हाउसेस की एक चालाकी होती थी कि वो प्रॉक्सी वाले लोग जो होते थे, हमारे छोटे नेता, कहीं कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस विचारक, कांग्रेस नेता, ऐसे लोगों को बैठाकर और ज्यादा बुरा हाल कर रहे थे। हमने वापस फिर बैठना शुरू किया कि शायद भाई कुछ सुधार होगा इनके अंदर। ऑफिशियली तक कंप्लेंट की हमने, ऑन एयर तमाम एंकर्स को कहा कि आप जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए किसी भी रूप में हितकर नहीं है। लेकिन किसी भी रूप में जब चीज नहीं मानी गई, 9.5 साल में हमने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है कि हमने नहीं किए। कांग्रेस पार्टी तो अभी भी लगभग 7-8 चैनल्स पर नहीं जाती थी, उसमें चाहे रिपब्लिक हो, चाहे वो नवभारत हो, और तमाम चैनल्स ऐसे रहे जिनके ऊपर हम नहीं जाते थे। मीडिया और जनता, इनके बीच में जब संवाद पैदा होता है और अगर मीडिया ही एक तरफा हो जाए, बायस्ड हो जाए, उसके कुछ लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बिल्कुल भूल जाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बिल्कुल खूंटी पर लटका के रख दें, तो मुझे लगता है कि फिर हमें मजबूरी में कदम उठाना पड़ा है कि हम, वैसे हमेशा से प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुझे याद है आरफा जी, हम आपके साथ राज्यसभा टीवी पर आते थे 2010 से 14 तक, एक स्वतंत्र माहौल था और आप हमसे तीखे से तीखे सवाल पूछती थी। 2G हो, कोलगेट हो, निर्भया हो, कांग्रेस से सब तीखे से तीखे सवाल पूछे गए। कांग्रेस ने तब किसी का बॉयकॉट नहीं किया। लेकिन जिस तरह का अब सवाल ये पैदा हो रहा है, आपके जवाब से सवाल ये है कि आप ही कह रहे हैं कि समर्थक और सिंपैथाइजर जो लोग हैं वो तो अभी भी मौजूद हैं, वो बुला लेंगे, बिठा लेंगे आपकी जगह पर। अगर वो करेंगे तो उसका भी कोई रास्ता निकाला जाएगा। और अगर चैनल्स उस तरह के करेंगे, मान लीजिए एक एंकर को हमने बॉयकॉट किया है, हम दूसरे को भी गेस्ट नहीं देंगे। फिर अगर वो इस तरह की चीजें करेंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे याद है कि एक न्यूज चैनल का ताल ठोक के शो आता था, 2-2.5 साल तक बैन रहा वो। और ये एंकर्स की लिस्ट देख रहा था, वास्तव में बहुत मेहनत करके किसी ने बनाई है। जरूर इसमें पूरी तरह से रिसर्च की गई है कि कौन कौन किस तरह के शो करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो 2-3 नाम शुरू के हैं, ऐसा लगता था कि बिल्कुल बीजेपी ही इनको तनख्वाह देती है और बीजेपी के लिए ही ये गला फाड़ते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी हैरानी ये हो रही है कि आप उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। ये बात मालिकों से क्यों नहीं की गई? ये बात उन लोगों से जो उनके एम्प्लॉइज हैं। मैं कह रही हूँ न्यूज चैनल्स की अपनी एक संपादकीय नीतियां होती हैं, एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं। आपको लगता है कि क्या ये एंकर्स उस चैनल की एडिटोरियल पॉलिसीज से अलग हट के काम कर रहे थे? ये तो अपने आकाओं के गुलाम है, तो आकाओं से क्यों नहीं बात की गई? आरफा जी, मुझे लगता है कि दोनों चीजें रही। आकाओं ने भी घुटने टेके हैं बहुतों ने, और बहुत से आका तो हैं ही भाजपाई, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में भी कर रहे हैं। लेकिन इतना भी जरूर है कि बहुत से एंकर्स ऐसे हैं जो आकाओं से भी बड़े हो गए। आकाओं से भी बात की गई, आकाओं से भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कई बार कहा गया कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं कुछ लोगों को लेकर। मुझे लगता है शायद मैं अपनी बात खुलकर उतना नहीं कह पाऊंगा, लेकिन दबाव पूरा था। कई आकाओं से बड़े एंकर्स हो गए थे। 10 दिन में वहां नौकरी छोड़ते थे, दूसरी जगह पकड़ लेते थे। कौन उनको नौकरी दिलवाता था, कौन छुड़वाता था? बड़े बड़े प्राइम शो उनको एकदम तुरंत मिल जाते थे। दुनिया भर की बेरोजगारी मीडिया जगत में है। एक न्यूज चैनल ने 200 के करीब एम्प्लॉय निकाल दिए, लेकिन जो लोग आका के खास थे वो लोग रह गए। जो लोग बीजेपी के खास थे उनमें से किसी की नौकरी नहीं गई। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं आकाओं के ऊपर दबाव था। आका भी कई जगह लालच में थे। कई आका ही भाजपाई हो गए और साथ के साथ कई एंकर आकाओं से बड़े हो गए। आप झिझक रहे हैं, लेकिन मैं नहीं झिझकूंगी। अब ये समझिए आपके किसी की भी पत्रकारिता को लेकर वो कितना खांटी का पत्रकार है, कितनी बेहतरीन वो समाज और राजनीति पर पकड़ रखता है, सब करके नहीं, बल्कि हमने देखा है पिछले 10 साल में आलोक जी कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से, गृह मंत्रालय से, सूचना मंत्रालय से बाकायदा जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं संदेश कि आप इन साहब को ले लीजिए और इन साहब को निकाल दीजिए। हमने खुद अपने सामने ये शबो रोज ये तमाशा होते हुए देखा है। चलिए, आंखें खुली कांग्रेस पार्टी की, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक शिकायत जरूर इस बात को लेकर हो रही है कि जब
जब देश के सबसे कमजोर तबकों में से एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर पिछले 9.5 साल से बाकायदा उसको डीमोनाइज किया जाता रहा था, शैतान बनाया जा रहा था, इस हद तक हो गया कि बदतरीन बीमारी पेंडेमिक कोरोना के लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार मान लिया गया। इस हद तक हो गया कि ट्रेनों में, बसों में उनके ऊपर हमले हो रहे थे, देश का दुश्मन बनाया गया। तब कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस जो अब बना है, चलिए कांग्रेस पार्टी पहले की है, वो खामोश रहे। लेकिन जब अपने ऊपर बात आ गई, जब कांग्रेस को भी, इंडिया अलायंस को भी देश का दुश्मन बनाने की कोशिशें करने लगे न्यूज चैनल, तब जाके आंख खुली। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आरफा जी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। राम मंदिर के मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम के तमाम मुद्दों पर आज भी कांग्रेस नहीं जाती है। जब तक हमने इनको बैन नहीं किया, उससे पहले भी कल 3 दिन से सनातन के ऊपर डिबेट्स हो रहे हैं टीवी चैनल्स पर। कांग्रेस आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेज रही। तमाम, चाहे वो तबलीगी जमात का रहा हो, अगर किसी ने आवाज उठाई, सबसे पहले तो आलोक शर्मा था उसमें। तबलीगी जमात के ऊपर अगर केजरीवाल के ऊपर सबसे पहले सवालिया निशान लगाया कि आप एक समुदाय को कैसे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उठाया। राम मंदिर के लिए डिबेट्स इतनी हुई, आप देखिए अभी जो यहाँ पर जो शिवलिंग वाला मैटर था उत्तर प्रदेश का, अभी पिछले 1 साल से जिस तरह से बनारस में चल रहा था, ज्ञानवापी वाला, ज्ञानवापी की सैकड़ों डिबेट्स हुई, कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हम किसी भी धर्म के ना पक्ष में है, ना किसी भी धर्म के हम विरोध में हैं। हमें ये लगता है कि जो भी डिबेट, जो भी विषय समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करता है, विभाजन पैदा करता है, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, और कांग्रेस ने हमेशा अवॉइड किया। अमन चोपड़ा जैसे लोगों को हमने पहले से ही बाइकआउट किया हुआ है। तमाम ऐसे एंकर्स रहे जिनको हमने पहले से बाइकआउट किया है। मैं आपकी बात से थोड़ा सा इस मामले में सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से धार्मिक सौहार्द बना रहे और उसी के आधार पर हम आगे बढ़े, हमने हमेशा प्रयास किया। नहीं, आपकी इस बात से मैं असहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता में यकीन नहीं रखती। मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि जब उस समुदाय के ऊपर इस तरह से आंच आ रही थी, जब दिन रात उनको आतंकवादी, देशविरोधी बताया जा रहा था, कोरोना का पूरा इल्जाम था, जब पार्टी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि एक समुदाय के खिलाफ इस तरह का बर्ताव नहीं करेंगे। आपके पास तो एक पूरा अलायंस है, आप बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, दिन रात जिनका डिमोनाइजेशन होता है, उनके पास ऐसा कोई अलायंस नहीं है जिसको बॉयकॉट वो करके वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि अब उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होगा। खैर, ये बहस किसी और रोज। मैं आपसे अगला सवाल ही जानना चाहती हूँ कि एक डर ये जाहिर किया जा रहा है कि आप अपने प्रवक्ताओं को जब विड्रॉ कर लेंगे तो ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा, तब तो एक तरफा पूरी बातचीत हो जाएगी, काउंटर करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं होगा। आपकी इतनी मशहूर जो डिबेट्स होती थी, अभी भी मैं आपकी टाइमलाइन पे देख रही थी कि आप पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया करते थे एंकर्स को, ये मौका तो नहीं मिलेगा फिर? नहीं, देखिए, मौका तो गायब हो जाएगा हाथ से, लेकिन इतना जरूर है कि एक्सपोज करना हमारा मकसद नहीं है कि हम एंकर्स को एक्सपोज करें। हम भी मजबूरी में आकर गुस्सा करते थे। हमारे तो एक प्रवक्ता की डिबेट के तुरंत बाद हार्ट अटैक से मौत तक हो गई थी। इस तरह की जहरीली डिबेट्स इन लोगों ने बना दी थी, और हमने हमेशा से इस चीजों का विरोध किया। मैं तो आज भी विरोध करता हूँ। हमारा मकसद तो हमेशा से यह है कि जो सच है वो देश के सामने आए। लेकिन दुर्भाग्य, इन्होंने जिस तरह के, आप देखिए 100 डिबेट्स इन एंकर्स की उठा लीजिए आप, बेरोजगारी पे एक मिलेगी, महंगाई पे एक मिलेगी, वो भी नाम मात्र के लिए, और उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी करा दिया जाएगा कि वो ऐसी पॉलिसीज बना गए इसलिए महंगाई आज है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम जो है वो किस तरह से इतिहास में घुसा जाए, किस तरह से स्वतंत्रता में, कैसे हिंदू मुसलमान में, कैसे पाकिस्तान में, मतलब तमाम ऐसे मुद्दे लिए जाएं जो चुनाव में बीजेपी को मदद देते हैं। तो एक तरह से, पूरी तरह से ये प्रॉक्सी, एक बीजेपी की टीम, स्लीपर सेल्स हो गए थे ये, कि भाई पूरी तरह से बीजेपी को मदद पहुंचानी है। बीजेपी के वोट बैंक की मशीनरी के कल पुर्जे हो गए थे। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है इंडिया ने, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। 3 दिन पहले भी G20 के ऊपर एक बहुत गर्म बहस मेरी हुई। उसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे विश्व गुरु ने ही इस हिंदुस्तान के नक्शे को काट दिया हो, कहाँ गड्ढा होगा, कहाँ वहां पर पठार होंगे और कहां पर पेड़ खड़ा होगा, ये विश्व गुरु ने ही इस देश को बनाया। ऐसा माहौल बना के आप आगे चलेंगे तो दुर्भाग्य है देश का कि मीडिया इस तरह से घुटने टेकेगा। हमने कभी सोचा नहीं था। मैं पूरे मीडिया जगत की बात नहीं कहूंगा, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, और खासतौर पर सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग हैं जिन्होंने कमाल संभाल रखी है। हमें भी हर तरह के डर और लालच तक भी आए कि आप छोड़ दीजिए, ये सब क्यों करते हैं, आप क्या करते हैं, लेकिन हम डटे रहे, और मैं समझता हूं हम भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हम आगे भी डटे रहे।
इससे पहले कि मैं इस पूरी बहस का, इस पूरे इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछूं, आप ये बताइए कि आप ये समझ रहे हैं, क्या ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिन आकाओं और गुलामों का मैं जिक्र कर रही थी, आप कह रहे थे कि वो कुछ एंकर्स इतने ज्यादा मशहूर, इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि उनके आगे आका भी मजबूर हैं, या इतने शक्तिशाली हो गए हैं पॉपुलैरिटी के अलावा कि कहाँ से बाकायदा आला कमान से मैसेजेस आ रहे हैं, आकाशवाणी हो रही है कि भाई इनके साथ ये कीजिए। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि दर्जन भर लोगों को बॉयकॉट करके आप जो और 2 दर्जन लोग बाकी हैं उनमें भी कुछ अक्ल आएगी, वो ये समझेंगे कि उनकी पूरी जो एक तरह की वैलिडिटी है, एक विश्वसनीयता है, वही खत्म हो रही है, क्योंकि बहस क्या होगी जब ऑपोजिशन ही नहीं होगा। देखिए, मुझे लगता है कि एक मैसेज देने का काम है। अक्ल तो उनमें बहुत है और सभी में अक्ल है, अक्ल की कमी नहीं है, बस अक्ल का उपयोग कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से एक तरफा कर रहे थे कि किस तरह से भाजपा के वोट बढ़ाए जाएं। तो मुझे लगता है कि इससे एक पूरा मैसेज जाएगा, और केवल बाकी एंकर्स में नहीं, आकाओं में भी मैसेज जाएगा कि पृथ्वी जो है गोल है, ये घूमती है, हर 24 घंटे के बाद वही बिंदु सामने आता है सूर्य भगवान के। तो कहीं ना कहीं समय का जब पहिया घूमता है तो बाकी लोग भी समझें। और हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना आकाओं से है, एंकर से है। कुछ एंकर्स अपने काम को, शायद कर्तव्य को ठीक तरह से नहीं निभा रहे थे, तो हमें मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। आकाओं को भी समझना होगा कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। अब आखिरी सवाल आपसे, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी मशीनरी में जो तेल का काम है वो है रेवेन्यू, और रेवेन्यू का पूरा मॉडल ये है कि आपके जरिए जो शासित कांग्रेस पार्टी के, खासकर मैं ये नहीं समझती कि आप इंडिया के बिहाफ पर बात कर पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी से एक सीमित सवाल पूछ रही हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, या पुराने दौर का मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा भी हम स्टेट्स में देख रहे हैं जहां जहां भी आपकी सरकारें हैं वहां इन चैनलों को बाकायदा प्रोत्साहन मिलता है, इनके कॉन्क्लेव में बाकायदा स्पॉन्सर्स के तौर पे आपकी पार्टी, आपकी राज्य सरकारें नजर आती हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए जाते हैं। क्या ये माना जाए कि राज्य के स्तर पर भी ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा खेल पैसे का है? क्या आप पैसा देना भी बंद करेंगे इन चैनलों को, या फिर सिर्फ चैनलों के एंकर्स का ही बॉयकॉट होगा? देखिए, मुझे लगता है कि चैनल्स का बॉयकॉट नहीं है। हमारी सरकारें पहले भी बहुत ज्यादा इस तरह का पैसा देकर अपनी स्तुति करवाने वाले काम नहीं करती है। शीला दीक्षित जी का पूरे 15 साल का जो मैक्सिमम 1 साल का बजट था मीडिया का, वो 39 करोड़ था, जिसका हाईएस्ट जो था वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स वाले साल में आया था। लेकिन केजरीवाल जी का 600, 650, 650 करोड़ रुपया 1 साल का मीडिया का बजट रहा। कांग्रेस पार्टी कभी भी मीडिया को एडवर्टीजमेंट देकर अपने पक्ष में करने का काम नहीं करती है। जहां तक बात राज्य की सरकारों की है, मैं सरकारी विज्ञापनों जी हाँ, मैं सरकारी विज्ञापन मैं वहीं पर आ रहा हूँ। सरकारी विज्ञापनों की बात मैंने की, शीला जी वाले भी। सरकारी विज्ञापन भी इस समय पर जिस तरह से फुल पेज एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के, मैंने कहा, दिल्ली का एग्जाम्पल लिया, और इन्हीं एंकर्स के बाइकआउट करने का काम भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी किया था। आपको शायद नहीं पता होगा, एक घटना जरूर ऐसी थी कि पहले उनके पोस्टर छप गए थे कि वो इस कॉन्क्लेव में आएंगे एक स्पॉन्सर के तौर पे, छत्तीसगढ़ की सरकार का भी वहां पे लोगो लगा हुआ था, फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के और फैसले लिए जाए? मुझे लगता है गुजरात में मैं मीडिया प्रभारी था चुनाव में, वहां पर भी TV9 के प्रति एक कॉन्क्लेव में पूरी तरह से हमने बाइकआउट किया था। शुरू में उन्होंने हिचक दिखाई, बाद में हमें पता चला पूरा प्रोग्राम ही बीजेपी के पैसे से स्पॉन्सर्ड है। अनऑफिशियली एक वहां के कार्यकर्ता ने, उनके कर्मचारी ने बता दिया हमें। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें, सख्ती जो है वो राज्य स्तर पर भी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी और रहनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक शर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि विपक्ष का पूरा जो डिमोनाइजेशन हो रहा है, उसके साथ साथ समाज के कमजोर तबके जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनके पास कोई अलायंस नहीं है, वो सिर्फ अपना शैतानीकरण होते हुए सिर्फ देख रहे हैं लगातार पिछले 10 सालों से। उम्मीद हम ये करते हैं कि उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर ही सही कुछ न कुछ सैनिटाइजेशन होगा, कुछ साफ सुथरी मीडिया का कवरेज नजर आएगा। और बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और वाकई ये बहुत बहादुरी का काम भी है कि इतना ताकतवर आज का मीडिया हो चुका है, उसमें इतने बड़े ताकतवर लोगों का मुकाबला करना, बॉयकॉट भी एक तरह के मुकाबले का ही ये संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे आलोक शर्मा, जिन्होंने द वायर के साथ बातचीत की और साफ साफ कहा कि मीडिया का आगे भी बहिष्कार जारी रहेगा, और जो पत्रकार जिनका के अभी तक बहिष्कार नहीं किया है, इन 14 के अलावा अगर
उन टीवी चैनल्स पर ऐसी ही डिबेट करवाई जाती है, ऐसे ही नफरत फैलाई जाती है, ऐसे ही भाजपा आरएसएस का एजेंडा चलाया जाता है, तो अन्य पत्रकारों का भी बहिष्कार हो सकता है। और तो और आलोक शर्मा ने तो ये तक कहा कि अभी तो केवल ऊपर के सतर पर बहिष्कार किया है, आगे चलकर अगर यह टीवी चैनल्स और यह पत्रकार नहीं सुधरते हैं तो इनका राज्यों में भी बहिष्कार होगा और विज्ञापन वगैरह भी इन टीवी चैनल्स को देने बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सीधा सीधा बहिष्कार किया जा रहा है इन टीवी चैनल्स का। आलोक शर्मा ने ये आरोप लगाया है कि जो भी टीवी चैनल्स नफरत फैलाते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की स्याह पर ही फैलाते हैं, या तो उनके आका ही भाजपा समर्थक बन गए हैं या फिर उनको भाजपा द्वारा धमकाया जाता है। यह आरोप लगा रहे हैं आलोक शर्मा के भाजपा के कारण ही देश में नफरत फैला रहे हैं ये टीवी चैनल्स और ये पत्रकार जिनका के बहिष्कार किया है इंडिया अलायंस ने। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या देश में स्वतंत्र पत्रकारिता करना अब नामुमकिन हो गया है, और खासकर टीवी चैनल्स पर? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपने मन से अपनी बातें रख सकते हैं बिना किसी के दबाव में, लेकिन टीवी चैनल्स पर कितने पत्रकार बचे हुए हैं जो अपनी बातें खुद रख सकते हैं बिना किसी के दबाव से? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की